जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HDS सर पर। पिछले वीडियो में मैंने इटली के एकीकरण में मेजीनी, काबुल, गैरिबाल्डी जैसे नेताओं का किस तरह योगदान रहा था और विक्टर मिलर जैसे नेताओं का किस तरह योगदान रहा था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और इटली का एकीकरण कब हुआ था वो सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण। आज क्या पढ़ने वाले हैं? जर्मनी का एकीकरण। अगर ऐसे देखा जाए तो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था दोनों साथ साथ हुआ, लगभग में साथ साथ ही हुआ था 1871 में, 1871 में। ठीक है, लेकिन इटली के एकीकरण में अलग अलग लोगों ने योगदान दिया था, जैसे मेजीनी ने, काबुल ने, गैरिबाल्डी ने और विक्टर एमानुएल ने। लेकिन जर्मनी के एकीकरण में अलग नेताओं ने, राष्ट्रीय नेताओं ने, राष्ट्रवादी नेताओं ने योगदान दिया था। ठीक है, तो आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। बोला इटली के एकीकरण के दौरान जो समस्याएं इटली में चल रही थी, ये जैसे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना इटली में जगी थी, वैसी भावनाएं जर्मनी में भी चल रही थी या फैल रही थी। कहाँ? तो जर्मनी में। ये दोनों, इटली और जर्मनी, यूरोप का एक क्या है? हिस्सा है। अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ था। अतः दोनों देशों का, इटली और जर्मनी दोनों देशों का एकीकरण जो हुआ था लगभग क्या हुआ था? साथ साथ ही हुआ था। ठीक है, ये देखिए, ये है जर्मनी का फोटो। इसमें जो अलग अलग कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, यह बता रहा है कि जर्मनी कितने राष्ट्रों में देखिए विभक्त है ना। इतने राष्ट्रों में जो अलग अलग कलर आपको दिख रहा है, जो अलग अलग रंग दिख रहा है आपको, इससे यह पता चला हर क्षेत्र में अलग अलग शासकों का अपना शासन स्थापित है। ठीक है, तो इसी का एकीकरण करना है। अब इसके एकीकरण में किन किन लोगों ने, किन किन महापुरुषों ने योगदान दिया था उसके बारे में आज पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में, देखिए मध्यकाल का जो युग था वो था 800 से 1800 तक। ठीक है, ऐसे भी दो भागों में बांट देते हैं। एक था 8 से 13, मतलब 1800 से 1300 तक, और एक था 13 से 18 तक। ठीक है, तो मध्यकाल का युग 800 से 1800, इसको भी दो भागों में बांटा था, एक 8 से 13 और 13 से 18। ठीक है, कह रहा जर्मनी मध्यकाल में सारलामा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। बोला कि जर्मनी मध्यकाल में एक शासक था सारलामा, इसके नेतृत्व में वो संगठित हुआ और लंबे समय तक एक सुदृढ़ मतलब मजबूत अवस्था में रहा। कह रहा परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था। बोला लेकिन आधुनिक युग में आते आते, मतलब 1800 तक आते आते, 1800 के बाद जर्मनी पूरी तरह से क्या हो गया? विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। जिसमें लगभग कितने थे? याद रखिएगा, जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। बोला उनमें, इन छोटे बड़े राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं क्या थी? मौजूद थी। किसमें? तो ये 300 छोटे बड़े राज्य में, जर्मनी के, उसमें मतलब कि किसी भी तरह का मेल मिलाप नहीं था। ना ही राजनीति के तौर पे मेल मिलाप था, ना ही सामाजिक तौर पे मेल मिलाप था, और ना ही धार्मिक तौर पर मेल मिलाप था। मतलब पूरी तरह से विखंडित राज्य था, वो भी हर तरीके से। क्षेत्र के आधार पर था, ये राजनीति के आधार पर भी था, सामाजिक आधार पर था और धार्मिक आधार पर भी था। बोला उत्तर जर्मन राज्यों में जहाँ प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज़्यादा थी, ये वहाँ के ये धर्म थे। जैसे हम लोग धर्म होते हैं ना, हम लोग का अपना धर्म होता है, ईसाई, हम लोग मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं, हिंदू धर्म के लोग होते हैं, सिख धर्म के लोग होते हैं। उसी तरह वहाँ जर्मनी में प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या क्या थी? ज़्यादा थी। कहाँ? याद रखिएगा, उत्तर जर्मनी में। कहाँ? उत्तरी क्षेत्र में।
वहाँ परसा सबसे शक्तिशाली राज्य था और उत्तर जर्मनी में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो परसा। परसा वहाँ पर कब्जा बनाए हुए था। कहाँ? तो उत्तर जर्मनी में, एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। बोला दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी, ये तो उत्तर जर्मनी था जहाँ परसा अपना प्रभाव जमाया था। दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की, याद रखना, उत्तर में प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या अधिक थी, तो दक्षिण जर्मनी में वहाँ कैथोलिक की संख्या अधिक थी। किस धर्म के लोगों की संख्या अधिक थी? तो कैथोलिक की। बोला कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी। डायट किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ठीक है। ये जो डायट है ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, डायट क्या होता है? तो जर्मन के सांसद को डायट कहा जाता है। जर्मन के सांसद हमारे जैसे भारत के भी सांसद होते हैं, हर मतलब कि विधानसभा और सांसद हमारे देश में भी है, तो हम तो सांसद को सांसद ही कहते हैं हमारे देश के लोग। लेकिन जर्मनी में सांसद को क्या कहा जाता था? डायट। क्या कहा जाता था? डायट। बोला प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी, जहाँ सभी मिलते थे, जहाँ क्या होते थे? सभी धर्म के लोग या सभी शासन में शासित करने वाले जो राजा होते थे वो आके मिलते थे। कहाँ? जर्मन के सांसद डायट में। परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। लेकिन वहाँ जर्मनी के राष्ट्रवाद की भावना का क्या था? अभाव था, बहुत ही कमी था। मतलब अपने देश के बारे में कोई नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। जिसका एकीकरण का मुद्दा मतलब जोड़ने का मुद्दा किसी के सामने नहीं था। बोला वस्तुतः जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय, बोला वस्तुतः जर्मनी की एकीकरण मतलब जोड़ने का जो श्रेय दिया जाता है वो नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? याद रखना, जर्मनी के एकीकरण का सबसे पहले श्रेय किसको दिया जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट को, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में, कब? 1806 ईस्वी में। कब? 1800, बोला क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया। संघ मतलब एकजुट में कर दिया उसको। क्या कर दिया? जर्मनी के 6 प्रदेशों को जीत कर उसको क्या कर दिया? संघ बना दिया, संघ का दर्जा दे दिया, ठीक है। और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये 1806 से ही जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे क्या होने लगी? बढ़ने लगी। ये किसके कारण हुआ? तो नेपोलियन बोनापार्ट के कारण। आगे रहा, इसी दौरान जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, कांट, हमबोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रीम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ये सभी ऐसे महान लोग थे जो नेपोलियन बोनापार्ट को देखकर जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में योगदान दिया, बढ़ावा दिया। क्या हीगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। हीगेल ने किसका द्वंद्ववाद का सिद्धांत किसने दिया? तो हीगेल ने। याद है, द्वंद्ववाद का सिद्धांत किसने दिया? तो हीगेल ने। द्वंद्ववाद का सिद्धांत किसने दिया? तो हीगेल ने, ठीक है। ये द्वंद्ववाद का सिद्धांत देखिए क्या होता है। द्वंद्ववाद का सिद्धांत वो होता है कि आपके साथ जो जैसा व्यवहार करता है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। अगर आप किसी के साथ शालीनता से अगर आपके साथ व्यवहार करता है या आपके साथ या आप किसी का शालीनता व्यवहार करते हैं या तो वो आपके साथ शालीनता व्यवहार करता है तो आप भी उनके साथ शालीनता से ही व्यवहार कीजिए, ठीक है। तो ये द्वंद्ववाद के सिद्धांत किसने दिया था? हीगेल ने। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था? तो राजा जो था वो ज़्यादा अत्याचारिता प्रजा के प्रति, तो प्रजा भी का उद्देश्य होता है कि वो राजा को क्या करे? हटाए। तो यह द्वंद्ववाद के सिद्धांत किसने दिया? हीगेल ने। करा अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से, याद रखिएगा, अंडर्ट ने किस माध्यम से? तो कविताओं के माध्यम से किसी भी देश में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में विचारों का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है और वो विचार कविताओं के माध्यम से ज़्यादा फैलता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की, लोगों में क्या की? देशभक्ति की भावना जागृत की। और हर्डेनबर्ग ने तथा नोबोलिस ने जर्मनी के गौरवमय अतीत को सामने रखा। और ये हर्डेनबर्ग ने और नोबोलिस ने, उन्होंने लोगों के सामने रखा क्या? तो जर्मनी के गौरवमय अतीत का। कहता होगा कि याद रखो, मतलब कि याद करो उस जमाने को जब हमारा जर्मनी एक साथ हुआ करता था, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, किसी प्रकार की भेदभाव नहीं था और खुशहाल जिंदगी जीते थे और राष्ट्र का निर्माण करते थे। और अभी हमारे जर्मनी के बीच में धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक
विभिन्न तरह की विषमताएं मौजूद है। तो ये दोनों जो थे हार्डेनबर्ग और नेबोलिस, ये जर्मनी के गौरवमय अतीत को लोगों के सामने रखते थे, जिससे लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना जगे अपने देश के प्रति। कह रहा चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया। और जर्मन संस्कृति को किसने उजागर किया? तो जर्मन संस्कृति को चित्रकारों ने चित्र के माध्यम से उजागर किया। उन्होंने ये नायक नायिकाओं की जीवंत चित्र बोला, उन्होंने मतलब चित्रकारों ने नायक नायिकाओं की जीवंत चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। मतलब कि जो जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने में महान योगदान देते थे, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, उनका वो चित्र बनाकर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाते थे। कौन? तो चित्रकार लोग। कह इस प्रकार अब जर्मनी भी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार था। सामंतवादी वो होता था जो वो किसी सामंत के अधीन किसान लोग काम करते थे, जबरदस्ती काम किया जाता था, तो वो सामंतवाद कहलाता था। एक एरिया में जब कोई सामंतवाद एक एरिया को अपने कब्जे में लेकर के वहाँ किसानों से काम करवाता था, तो वैसी व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था कहलाता था। तो इस तरह जर्मनी सामंतवाद की व्यवस्था से क्या हो गया? निकल गया और आधुनिक युग में आ गया। कह रहा है क्या आगे? बोला जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों का भी योगदान रहा। बोला जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन को फैलाने में शिक्षण संस्थाओं और विद्यार्थियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेनसेफर्ट नामक संगठन का स्थापना, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके कि ब्रुसेनसेफर्ट नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर। बोला वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख है, याद रखिएगा वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय, जर्मनी के वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए या राष्ट्रवादियों के लिए आंदोलन का क्या था? केंद्र था। यद्यपि मेटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून काल्सवाद के आदेश को जारी किया, याद रखिएगा मेटरनिक ने जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए कौन से कानून लागू किए? तो काल्सवाद। कौन सा? काल्सवाद। परंतु फिर भी जर्मनी में राष्ट्रता की प्रबल धारा प्रवाहित होती रही। बोले ये सब करने के बाद जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना रुकी नहीं, वहाँ ये धारा फिर भी प्रवाहित होती रही, जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में क्या दी? सहायता प्रदान की। ये राष्ट्रवाद की भावना ने, देखिए जर्मनी की एकीकरण करने के लिए ये लोग शामिल थे, चाहते थे, चाहे वो एंडर्स हो, जैकब ग्रिम हो, हिगेल हो, हमबोल्ट हो, लेकिन जर्मनी एकीकरण कौन नहीं चाहता था? तो एक ऑस्ट्रिया और एक प्रसा, ये दोनों नहीं चाहता था। ठीक है, क्योंकि आधा पे ऑस्ट्रिया कब्जा, आधा पे प्रसा का कब्जा था। बड़ा इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी, मतलब कि पैसे से भी परिस्थिति सुधर रही थी। किसकी? तो जर्मनी की। बोला 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जाल बेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया। याद रखना जाल, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जाल बेरिन नामक संघ की स्थापना किसने की? तो व्यापारियों ने, जर्मन व्यापारियों ने। ठीक है, जाल बेरिन नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो किसने? जर्मन व्यापारियों ने। किसने? जर्मन व्यापारियों ने। क्वेश्चन कई बार पूछा गया। आगे कह रहा है, बोला संघ बनाया जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। इसी जाल बेरिन संगठन ने भी जर्मन के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। बोला इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाया था। बोला इतने प्रयासों के बावजूद भी जर्मनी के सभी लोग अभी तक संगठित नहीं हुआ था। फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी। बोला जब फ्रांस में 1830 में क्रांति हुई थी, जुलाई 1830 की क्रांति जब हुई थी फ्रांस में, चार्ल्स दशम के नेतृत्व में, पोलिग्ने के नेतृत्व में, तो उन क्रांति ने जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में कुछ मदद किया, लेकिन उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं पाया। आगे कह रहा है कि सेक्सोनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे। ये सभी राज्यों में लोकतंत्र के लिए क्या होने लगे थे? विद्रोह होने लगे थे, परंतु प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल डाला।
जितने विद्रोह होते थे दोनों को कौन कुचल देते थे, तो पर्सा और ऑस्ट्रिया दोनों क्या करते थे, विद्रोह को कुचल देते थे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो। ऑस्ट्रिया तो इटली का भी नहीं चाहता था, लेकिन इटली का एकीकरण बड़े प्रयासों के, बहुत मेहनत के साथ, बहुत आंदोलन के साथ पूरा हो गया। लेकिन अब ये नहीं चाहते कि ये जर्मनी के एकीकरण को। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को, फ्रांस में 1830 में क्रांति हुई थी, जुलाई 1830 की क्रांति, और 1848 में हुआ था। 1830 में चार्ल्स दशम और पोलिग्नेत के नेतृत्व में, और 1848 में लुई फिलिप और गीजो के नेतृत्व में हुआ था। बोला दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिक युग का अंत कर दिया। याद रखिएगा, फ्रांस में मेटरनिक युग का अंत किस कब हुआ था, तो 1848 की क्रांति में। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ, 1848 में। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था, 1848 में। और नेपोलियन के युग का अंत कब हुआ था, 1814 में। याद रखिएगा। और इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 ईस्वी में पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। कहाँ बुलाया, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में बुलाया पुराने संसद की सभा को। बोला कि जहां यह निर्णय लिया गया कि पर्सा का शासक फ्रेडरिक, याद है पर्सा का शासक कौन था, फ्रेडरिक। पर्सा का शासक कौन था, फ्रेडरिक विलियम। पर्सा का शासक कौन था, फ्रेडरिक विलियम। ऑस्ट्रिया का शासक मेटरनिक। बोला पर्सा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा, और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों का क्या होगा, एकीकरण किया जाएगा। किसके नेतृत्व में, तो पर्सा का शासक फ्रेडरिक विलियम के नेतृत्व में। बोला साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राजत्व के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा, और लोकतांत्रिक सिद्धांत को क्या किया जाएगा, अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का था, जो क्या करा, परंतु फ्रेडरिक विलियम जो कि क्या था, एक निरंकुश, मतलब कि इसके नियम कानून पर कोई रोक नहीं लगा सकता। वे क्या थे, एक निरंकुश रूढ़िवादी, मतलब कि हमेशा रुकावट डालने वाले, किसी काम में रुकावट डालने, रूढ़िवादी कहते हैं उसको, ठीक है। तो रूढ़िवादी विचार का शासक था कौन, फ्रेडरिक विलियम। बोला ने उस व्यवस्था को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने से फ्रेडरिक विलियम ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। बोला क्योंकि वह चाहता, वो किससे बचना चाहता था, तो ऑस्ट्रियाई संघर्ष से क्या चाहता था, बचना चाहता था। कौन, तो फ्रेडरिक विलियम। क्योंकि आपको पता है, पहले से पढ़ रहे हैं कि जर्मनी का जो कुछ क्षेत्र वो पर्सा के पास है, तो कुछ किसके पास है, ऑस्ट्रिया के पास है। अगर पर्सा अकेला उसका एकीकरण करना चाहे तो ऑस्ट्रिया जरूर विद्रोह करेगा। इसी विद्रोह से कौन डर रहा था, तो विलियम फ्रेडरिक पर्सा का शासक। बोला इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। साथ ही जर्मन राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिससे ऑस्ट्रिया और पर्सा ने मिलकर फिर से क्या कर दिया, दबा दिया। कह रहा पर्सा अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है। अब पर्सा यह भी समझ चुका था कि अगर जर्मनी का एकीकरण होगा तो वो किसके नेतृत्व में होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे नेतृत्व में होगा। वो ये जान चुका था, तो इसीलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने शुरू कर दी। इसलिए पर्सा ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया। देखिए इसी बीच क्या हो गया, फ्रेडरिक विलियम का क्या हो गया, देहांत हो गया। एकीकरण के दौरान उसका क्या हो गया, देहांत हो गया। और उसका भाई विलियम, फ्रेडरिक विलियम का भाई कौन था, विलियम, सिर्फ विलियम। फ्रेडरिक विलियम का भाई कौन था, विलियम। विलियम पर्सा का क्या बन गया, नया शासक बना। कह रहा विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। विलियम क्या था, ये था राष्ट्रवादी विचार, मतलब ये कि इसमें राष्ट्रवाद की भावना एकदम कूट कूट के भरा हुआ था। उसका भाई वैसा नहीं था, लेकिन ये था क्या था, राष्ट्रवादी विचारधारा का था। कौन, विलियम, फ्रेडरिक विलियम का भाई विलियम। कह रहा उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज होगी। बोला जब विलियम ने सुधार किए जर्मनी में, तो वहाँ औद्योगिक क्रांति की हवा क्या हो गई, तेज हो गई, मतलब औद्योगिक स्थापना तेज हो गया, तेज हो गया। साथ ही साथ आधारभूत संरचना में काफी सुधार हो। देखिए आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, आधारभूत संरचना उसे कहते हैं जिससे राष्ट्र को फायदा मिले, जैसे सड़क, स्कूल, शौचालय, स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल, ये सबको आधारभूत संरचना माना जाता है किसी भी देश का, ठीक है। बोला जिससे जर्मन राष्ट्रीयों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास क्या हो गया, तेज हुआ। बोला विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए,
विलियम, फ्रेडरिक विलियम का भाई विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महान कूटनीतिक, हम पहले ही बता चुके हैं पहले वीडियो में कि राजनीति में कूटनीतिक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इन्होंने महान कूटनीतिक, मतलब ये जो कूटनीतिक होते हुए छल कपट करके अपने राज्य को बचा लेते। तो विलियम ने महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना क्या बनाया, चांसलर नियुक्त किया। याद रखिएगा कि बिस्मार्क को अपना चांसलर किसने नियुक्त किया, तो विलियम ने। तो अब जर्मनी के एकीकरण विलियम ने क्या बिस्मार्क ने क्या क्या योगदान दिया, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने क्या क्या योगदान दिया उसके बारे में जानते हैं। ये शुरुआत कहाँ से था, कह रहा बिस्मार्क जो जर्मन सांसद में, मतलब जर्मन सांसद को डायट कहा जाता था, जर्मन सांसद में मतलब डायट में पर्सा का प्रतिनिधि हुआ करता था। ये किसका प्रतिनिधि हुआ करता था, बिस्मार्क पर्सा का प्रतिनिधि हुआ करता था, मतलब पर्सा के साथ था। बोला प्रारंभ से ही हीगेल के विचार से प्रभावित था। और बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था, क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था, तो हीगेल के विचारों से प्रारंभ से ही। और जर्मन शासक मतलब डायट में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। कौन, बिस्मार्क। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए, कौन, बिस्मार्क निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। इन्होंने पहले किसका समर्थन दिया, तो किसका, तो निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन देते हुए वे जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में क्या गया, जुट गया। यह उसकी कूटनीति सफलता थी। यह उसकी कूटनीति की क्या थी, सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। सभी क्या समझते थे, उदारवादी भी कट्टरवादी भी, ये सभी बिस्मार्क को अपना समर्थक समझते थे, क्योंकि बिस्मार्क जर्मन शासन में पर्साक प्रतिनिधि था। ठीक है, इसीलिए बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। ये जानता था कि जर्मनी के एकीकरण को करने के लिए सैन्य शक्ति बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा क्या है, जरूरी है। तो सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उन्होंने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया। याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है क्लास 10 में, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने। रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने। ठीक है, अवलंबन करते हुए, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन करते हुए क्या करता, बोला कि इन्होंने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया। बोला इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी के एकीकरण संभव था। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी, मतलब जितना जरूरी था उससे कई गुना ज़्यादा सैन्य सेवा क्या कर दी, लागू कर दी। कहाँ, जर्मनी में। किसने, तो बिस्मार्क ने। कालांतर में बाद में उसने 1830 ईस्वी के ऑस्ट्रिया प्रसा संधि का विरोध करना शुरू किया। याद रखिएगा, बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया और पर्सा का विद्रोह कब शुरू किया था, 1830 में, जिसमें पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण अब पर्सा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी थी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से पर्सा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण पर्सा ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रह गया। बोला कि पर्सा जो थोड़ा अपने आप को कमजोर समझता था, इसको भी मजबूत किसने बना दिया, तो बिस्मार्क ने। पर्सा जो अपने आप को कमजोर थोड़ा समझता था, किससे, तो ऑस्ट्रिया से। तो बिस्मार्क ने पर्सा को सुदृढ़ीकरण कर दिया। पर्सा क्या कर दिया, सुदृढ़ीकरण कर दिया, जिससे मतलब कि मजबूत कर दिया, जिससे पर्सा का भी महत्व अब कम नहीं रहा। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, बिस्मार्क से मिल गया तो ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में सेल्सविक और होलस्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर, कहाँ क्या, डेनमार्क, याद किया, डेनमार्क पर आक्रमण कब किया, तो 1864 में। कौन, तो बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर गए सेल्सविक और होलस्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर कहाँ आक्रमण किया, तो डेनमार्क पर, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था, क्योंकि उन पर डेनमार्क का क्या था, नियंत्रण था। बोला जीत के बाद सेल्सविक पर्सा के अधीन में हो गया और होलस्टीन ऑस्ट्रिया का, क्योंकि इसी दोनों मुद्दे के लेकर दोनों युद्ध करने के लिए लड़ा। जब जीता तो ये जो सेल्सविक था वो पर्सा को मिला और होलस्टीन किसको मिला, ऑस्ट्रिया को मिला। बोला चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मनों की संख्या अधिक थी, अतः पर्सा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया। बोला चूंकि
बोला चूंकि इन दोनों राज्यों में होलस्टीन में भी और सेल्सविक में भी जर्मन लोगों की संख्या अधिक थी, इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को फैला दिया। किसने? तो पर्सा ने, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को पर्सा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था। बोला जिसे कुचलने के लिए, किसे? तो ये जर्मन के राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को पर्सा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था, और पर्सा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से क्या कर दिया था? रोक दिया था। मतलब ऑस्ट्रिया भी क्या हो गया था? फंस चुका था। आगे कह रहा है कि यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना असंभावी था, परंतु वह ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। बोला यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से, मतलब बिस्मार्क कहता था कि अब जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया से युद्ध करना क्या था? असंभावित, मतलब कि जरूरी था। लेकिन फिर भी वह चाहता था क्या? तो ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। अतः पूर्व में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहेगा। बोला पहले उन्होंने समझौता कर लिया, किसने? बिस्मार्क ने। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच अगर कभी भी युद्ध हो तो साथ कौन देना है? किसको देना है? तो फ्रांस को देना है। किसको देना है? फ्रांस को। तो किसका साथ देना है? फ्रांस को। तो पर्सा का साथ देना है। किसका देना है? पर्सा का। इसके लिए उसने, मतलब बिस्मार्क ने पर्सा को कुछ क्षेत्र भी दिए थे। इसके लिए बिस्मार्क ने पर्सा को अपना कुछ क्षेत्र देने का क्या किया था? वादा किया था। कह रहा बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल, इटली का शासक विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। और बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल के साथ जो संधि किया था, उस संधि में इन्होंने कहा था, बिस्मार्क ने, किसको? इटली को, कि आपको जो है ऑस्ट्रिया के क्षेत्र पर क्या करना? आक्रमण करना, क्योंकि ऑस्ट्रिया इटली दोनों सटा हुआ है। करा अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने, ऑस्ट्रिया का तो बहुत अपमान हुआ था, बोला अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध, मतलब क्रोध होकर के ऑस्ट्रिया ने 1866 में पर्सा के खिलाफ सेडोवा में, याद है कई बार क्लास क्वेश्चन पूछा, सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1866 में। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में। सेडोवा का युद्ध 1806 किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में युद्ध की घोषणा कर दी, और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह क्या हो गया? पराजित है। क्योंकि ऑस्ट्रिया अकेला और पर्सा, इटली, फ्रांस सब एक साथ, इसलिए ऑस्ट्रिया बुरी तरह फंस गया और हार गया। बोला इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों पर से प्रभाव क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इस तरह जर्मन एकीकरण का 2/3 कार्य क्या हो गया? पूरा हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया को हरा करके ही जर्मनी का 2/3 कार्य क्या हो गया? पूरा हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था। कह रहा अब शेष के लिए फ्रांस, जिसको मिला था उसी से युद्ध करना था। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क ने कुछ क्षेत्र पर्सा को दे दिया था ना, अब तो वापस लौटाएगा? क्यों? कभी नहीं लौटाएगा, तो युद्ध करके ही लौटाना पड़ेगा। तो वही कह रहा है क्या, शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस क्या कर सकता था? हस्तक्षेप कर सकता था, मतलब विरोध कर सकता था। कह रहा इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर पर्सा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी। जिस पर क्या थी? पर्सा के राजकुमार की क्या थी? स्वाभाविक, मतलब कि असलियत में उसी के दावेदारी थी। परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर विरोध किया और पर्सा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा। एक लिखित क्या मांगा? वादा मांगा। देखिए अब इसी बात का फायदा कौन उठाएगा? तो बिस्मार्क। क्या उठाएगा? सुनिए, देखिए पर्सा का राजकुमार का स्वाभाविक शासन, मतलब कि ये दावेदारी था कि स्पेन के राजगद्दी पे कौन बैठेगा? तो पर्सा का राजकुमार बैठेगा। लेकिन इसका विरोध कौन कर रहा है? फ्रांस। अब इसी का फायदा कौन उठाएगा? बिस्मार्क। बिस्मार्क बोलेगा किसको? पर्सा को, देख तुम्हारा विरोध कर रहा है, ये क्या कर रहा है? तुम्हारा विरोध कर रहा है, ऐसा कर तुम मेरे मिल जा। अब बिस्मार्क क्या करेगा? पर्सा को अपने मिला लेगा, दोनों मिल के क्या करेगा? पर्सा से युद्ध करेगा, और पर्सा क्या कर देगा? हरा देगा, और जर्मनी के एकीकरण क्या आ जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। अब देखिए इसी कहते कूटनीतिक।
कह रहा है परंतु ये लिखित वादा मांगा, बोला बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया। फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। इसे चिढ़कर 19 जून 1870 को, इस बात से चिढ़कर मतलब गुस्सा होकर 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने परसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। परसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा फ्रांस ने कब की? तो 19 जून 1870 को, 19 जून 1870 को। और सेडोन में लड़ाई कहाँ हुआ? सेडोन। याद है, 2 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। पहला तो सेडोवा का युद्ध कब हुआ? तो सेडोवा का युद्ध 1866 में हुआ। किसके बीच? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। सेडोन का युद्ध कब हुआ? तो 19 जून 1870 को। किसके बीच? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कह रहा कि सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार भी, और हारा कौन? फ्रांसीसी। सेडोन के युद्ध में फ्रांसीसी हारा था और सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया हारा था। बोला जबरदस्त हार भी। तदुपरांत मतलब उसके बाद 10 मई 1871 को, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 10 मई 1871 को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 10 मई 1871 को। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित की गई। मतलब कि फ्रांस और प्रसा के बीच क्या की गई? शांति स्थापित हुई। इस प्रकार सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का क्या हो गया? उदय हुआ। फ्रांस का भी पतन हो गया। प्रसा तो अभी तो ये तो मिलजुल के काम करते थे। तो एक नई राष्ट्र शक्ति का उदय किसका हुआ? जर्मनी का। किसके नेतृत्व में? तो बिस्मार्क के नेतृत्व में। बोला कि अंतोगत्वा जर्मनी 1871 तक, बोला अंततः जर्मनी 1871 तक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में अपना क्या पाया? स्थान पाया। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इटली के एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में। जर्मनी के एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में। ठीक है। करा इस प्रकार राष्ट्रवाद ने सिर्फ 2 बड़े राज्यों के उदय को ही सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी इसके कारण राजनीतिक उथल पुथल क्या हो गई? शुरू हुई। ये सब कारण किसका था? तो इटली का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण का कारण था। बोला वस्तुतः इसके मूल में मतलब इसी के कारण, ये दोनों क्षेत्र के एकीकरण के कारण राष्ट्रीयता की भावना एवं लोकतांत्रिक विचारों का उदय था। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का क्या था? परिणाम था। इसी के प्रभाव ने ऑटोमन साम्राज्य के पतन की कहानी को अंतिम रूप दिया। अब बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को भी क्या दिया? जन्म दिया। मतलब कि जिस प्रकार से इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, इसी राष्ट्रवाद की भावना जिस प्रकार से इटली और जर्मनी में फैला, यही भावना अब संपूर्ण यूरोप में फैल चुका था। और अब जितने भी राष्ट्रीय गुलाम थे वे सभी क्या होना चाहते थे? आजाद होना चाहते थे। तो इसमें हमने जर्मनी के एकीकरण पढ़ा। और जर्मनी के एकीकरण मुख्य रूप से योगदान किसका रहा? तो मुख्य रूप से अगर हम जाने तो यह बिस्मार्क का योगदान रहा। बड़ा ही कूटनीतिक व्यक्ति था। ठीक है। तो आज हमने जर्मनी के एकीकरण पढ़ लिया। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ये चैनल आपको पूरे 10th क्लास के लिए सोशल साइंस की तैयारी करा देगा। आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। धन्यवाद।